नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एसएससी के कुछ जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था ये पूछा गया। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय एक सकल आय होती है जो प्रति व्यक्ति भारत में कितनी आय है। तो इसका एक एवरेज निकाला जाता है कि हर आदमी एक साल में या एक महीने में कितना कमाता है, उसकी आमदनी कितनी है। ये 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। अलग अलग देश की अलग अलग आय होती है। तो कहीं कहीं $60,000 होती है और भारत में अगर देखा जाए हो सकता है कि 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हो हर साल। तो इसका सबसे पहले आकलन किसने स्टार्ट करा था? तो वो करा था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इस क्षेत्र में वो अग्रणी रहे थे, मतलब आय के क्षेत्र में वो अग्रणी रहे थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि कब लगाया था। कि 1876 में उन्होंने सबसे पहला अपना अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय भारत में कितनी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज जो आय निकाली जाती है उसके अकॉर्डिंग ही देश की कंडीशन तय करी जाती है कि अच्छी है या खराब है। आगे देखते हैं किस देश की आर्थिक विकास का किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। मतलब अगर किसी देश की आर्थिक विकास दर है तो किस पे निर्भर करती है। जैसे आप देखते हैं अलग अलग देशों की रैंकिंग आती है। जैसे नॉर्वे से कहीं आ रही, कहीं स्वीडन से आ रही है। पूरी पूरी रैंकिंग अलग अलग चीज़ों पे निकल के आती है। तो वो आर्थिक विकास दर देखा जाए तो वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। अब जैसे अभी न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया जीडीपी में। तो आखिर ये निकाला कैसे जाता है? उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, या बाजार का आकार पर निर्भर करती, पूंजी निर्माण पर निर्भर करती, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? खनिज संपदा, तेल, बाकी आप कितना अच्छा उपजाऊ भूमि है, कितने खनिज पदार्थ हैं, कितने सोने चांदी ज़मीन से निकल पाते हैं, है कि नहीं आपके देश में, उसके ऊपर निर्भर करती है। सेकंड चीज़ देखते हैं बाज़ार के आकार। भाई भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसकी विकास दर भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, कई सारी कंपनियां आप देखते हैं कि बाहर की हैं और भारत में आके अपना बिजनेस चला रही हैं, तो उनका बाजार भारत में तो है ही, बाकी बाहर भी है। जिस देश से वो कंपनी आ रही है, जैसे टोयोटा जापान से आ रही है और बाकी कार कंपनी जर्मनी से आ रही हैं। न्यूज़पेपर बड़े बड़े ब्रिटेन से आ रहे हैं। अमेरिका से हार्ले डेविडसन, लैपटॉप, एप्पल सब कुछ आ रहा है। चाइना से शाओमी आ रहा है। तो भारत का बाजार भी बड़ा है। आगे पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण के लिए कौन जरूरी होता है? हमारे उद्योगपति। जितने ज़्यादा उद्योगपति होंगे और जितना अच्छा वो काम करेंगे उतनी ज़्यादा पूंजी निर्माण होगी। जितना ज़्यादा जो आम लोग हैं चीज़ें खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो ये सब मिला के हमारी आर्थिक विकास दर बनाते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो डब्ल्यूटीओ आपको पता ही होगा कि डब्ल्यूटीओ क्या है। विश्व व्यापार संगठन। तो ये है इसका फुल फॉर्म। आगे ये एक एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों की देखरेख करता है। अब डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? तो सबसे पहले ये जो समझिए, डब्ल्यूटीओ का काम है, अगर अलग अलग देश में व्यापार चल रहा है तो उनके बीच में जो नियम बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बड़ा ना आपने नाम सुना होगा, तो जो भी नियम बनाए गए हैं वो फॉलो करे जाएंगे। जैसे आपने अभी रिसेंट में सुना होगा कि प्राइस कैप के बारे में बात हो रहा है कि यूरोप ने रशिया से जो ऑयल भारत या अलग अलग देश खरीद रहे हैं तो उस पे एक प्राइस कैप लगाया है। तो उसके ये बड़ा चर्चे में रहा है। तो ये डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग ही रूल बनाए जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है हमारा जेनेवा में। जिन दोस्तों को आता है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया?
तो यहाँ पे आर्ट्स काट देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में, देखिए वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ ये आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तभी संयुक्त राष्ट्र बना। संयुक्त राष्ट्र क्यों बना था? यूनाइटेड नेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। राष्ट्रों के बीच में जैसे और दोबारा लड़ाई न हो सके इसके लिए संयुक्त राष्ट्र बना था, ये सभी आपको पता होगा। लेकिन कब बना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। ये 24 अक्टूबर को बना था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और अब के वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अब मुद्रा आपूर्ति होता क्या है इसे समझिए। मुद्रा जो हमारी होती है, जो करेंसी, आप 100 का नोट, 1000 का नोट, 200 का नोट ये लेके आप जाते हैं कहीं पे और उससे क्रय विनिमय करते हैं, वो उसकी आपूर्ति कौन करता है? तो भाई जो आपूर्ति करता है, जैसे आपने सुना होगा करेंसी छापना, तो करेंसी कोई भी छाप नहीं सकता ना। नकली नोट कुछ छापते थे जो अब काफ़ी बंद हो गए हैं, वो सब तो होता था। लेकिन करेंसी जो सरकारी रूप से छापता है वो कौन छापता है? भाई वो सबके पास अधिकार नहीं होता, नहीं तो सबके पास सभी लोग छाप लेंगे और सबके पास बहुत बहुत पैसा हो जाए, कोई काम नहीं करेगा। तो वो क्या वित्त आयोग आपूर्ति करता है? नहीं। क्या योजना आयोग आपूर्ति करता है? नहीं। व्यापारिक बैंक क्या आपूर्ति करता है? नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, तो आरबीआई उसकी आपूर्ति करता है। अच्छा, कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये आरबीआई है क्या। भारतीय रिजर्व बैंक सबको लगता है कि एक बैंक है, लेकिन कहीं दिखता नहीं ये बैंक है कहाँ। एसबीआई चले जाते हैं, बीओआई चले जाते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं दिखता। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों के ऊपर एक संस्थान है, कोई बैंक नहीं है, वो बैंकों के ऊपर एक संस्थान है जो बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, उनके नियम क्या हैं, किसकी कितनी दर रहनी चाहिए, ब्याज दर लगनी चाहिए, और करेंसी को छापता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के काम है, जबकि ये एग्जिस्टिंग कोई बैंक नहीं है। उसके बाद व्यापारिक बैंक क्या होता है? आपने ये सुना ही होगा कि कॉरपोरेट बैंक, जैसे दो तरीके के बैंक होते हैं, एक आम लोगों के लिए होता है, एक कॉर्पोरेट बैंक होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट के लिए पर्टिकुलर खाते होते हैं, उनके जितने एम्प्लॉय हैं उनके लिए वो चीज़ें होती हैं। योजना आयोग है, तो ये योजना आयोग योजना बनाता है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई हैं। या आगे आने वाले 5 सालों में क्या करेगी सरकार, उसकी योजना, नई नई योजनाएं। वित्त आयोग क्या करता है? जैसे हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो वो क्या करता है, वो वित्तीय चीज़ों को संभालता है। बजट कौन लाता है? वो वित्त मंत्री लाती हैं। तो वो सब काम वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। तो मुद्रा जो आपूर्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, तो यहाँ कुछ आंसर दिए हैं। अगर आपको पता है तुरंत आप आंसर बताइए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग प्रपात है। तो इसके अलावा भी आपको थोड़ा और डिटेल में देता हूँ दूसरे के बारे में। यहाँ जो आंसर है इन 4 में से जोग प्रपात है, लेकिन वैसे अगर देखें तो कुंचकिल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा झरना है, यह कर्नाटक के समीगो जिले में बराही नदी के मतलब किनारे बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर की ऊंचाई पे है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा अगर पूछा जाए तो 455 मीटर की ऊंचाई में कर्नाटक में स्थित कुंचकिल जलप्रपात है। अगर इन 4 में पूछा गया तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? भाई जो हम लोग फोटो खींचते हैं उसकी पूरी डिटेल जरा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जो आप सपोज करो यहाँ पे कोई सामान रखा है और आप कैमरे से या मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे आप फ़ोटो इस मोबाइल फ़ोन से ले रहे हैं, तो फ़ोटो होती क्या है आखिर? फ़ोटो क्या होती है? फ़ोटो जो होती है वो कैसे मोबाइल फ़ोन में आ जाती है? तो जो पिक्सल होते हैं हमारी एयर में, जो भी किरणें होती हैं उनसे फ़ोटो बनाई जाती है, मतलब एक इमेजिनरी चित्र कैप्चर कर लिया जाएगा। समझ गए? वो रियल की फ़ोटो नहीं होती है, मतलब जो खड़ा है स्थान या जो चीज़ है वो रियल की नहीं होती, बल्कि उसका एक इमेजिनरी प्रतिबिंब होता है जो उसके आसपास की पिक्सल
से मिलकर बनता है, तभी आप जब उसे जूम करते हैं तो वो फटने लगती है। फटने क्यों लगती है? क्योंकि वो पिक्सल से बन के ही एक पूरा फोटो बना है। समझ गए हैं? तो जैसे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी या कोई भी चीज़ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनी है, तो फोटो भी बहुत छोटे छोटे पिक्सल से बनकर बनी होती है। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो अगर आपको आता है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीले और हरे। ये मुख्य रंग होते हैं, बाकी रंग इन्हीं के द्वारा एडजस्ट करे जाते हैं, आगे पीछे करे जाते हैं और हमें फोटो पूरी रंगीन दिखाई देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है एग्जामों में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा? तो क्वेश्चन है कि आखिर जूट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित करा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला आंसर है तमिलनाडु, दूसरा है पश्चिम बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है केरल। तो आपको बताना है कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मैं और डिटेल देता हूँ। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। आगे उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। तो कैपिटल याद होना, राजधानी याद होना बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य की पूछी जा सकती है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? भाई जो आजकल चुंबक होते हैं वो तो कृत्रिम होते हैं ना, तो उन्हीं को आधुनिक चुंबक कहते हैं। जो नेचुरल चुंबक होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो बनते किससे हैं? वो लौह यौगिक से बनते हैं या लौह चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं या एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से मिलते हैं या फिर लौह, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्र धातुओं से बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, कि वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। तो जो आधुनिक चुंबन होते हैं ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और ये एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं को मतलब मिश्रण से ही बनाए जाते हैं और ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिनका हम लोग कंपनीज में यूज़ करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल चुंबक की यूज़ होती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं? भाई बहुत अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट चले गए या स्पेस में लोग जाते हैं, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो रेड प्लेटलेट्स होती हैं, तो उनका क्या होता है? आकार बढ़ जाता है या फिर संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, बाकी मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप बहुत ऊंची ऊंचाई पे जाते हैं तो आपकी लाल रुधिर कणिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे और कुछ लगा के नहीं आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, ये सब दिया है, ये नहीं लगाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।